नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आपके उपसर्गों के बारे में और पिछली क्लास के अंदर हमने दो उपसर्गों के बारे में चर्चा की थी, आपकी निर और निस। आज हम इसी प्रकरण के बारे में आगे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे साथियों आपका उपसर्ग, और उपसर्ग आपके वे शब्दांश होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के पहले जोड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को या नवीन शब्द निर्माण के लिए किया जाता है। और हिंदी के अंदर हम ऑलमोस्ट 3 प्रकार के उपसर्ग पढ़ते हैं। कौन कौन से आपके? एक तो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपका तत्सम उपसर्ग, जिनकी आपकी संख्या होती है आपकी 22, जिसमें से हमने साथियों एक तो आपका निर और निस, इन दो उपसर्गों के बारे में क्या कर ली थी? आपकी चर्चा कर ली थी। अब इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए जो अन्य उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आपका नेक्स्ट उपसर्ग है, जैसे हम बात कर रहे थे आपके संस्कृत के उपसर्गों की, तो आप कॉलम बना सकते हो। जैसे एक कॉलम बन जाएगा आपका कर्म संख्या का, कर्म संख्या का। दूसरा बन जाएगा जो उपसर्ग है, उपसर्ग का नाम, उपसर्ग का नाम। तीसरा कॉलम बन जाएगा आपका उपसर्ग है उसका अर्थ, और आपके उपसर्ग के जो उदाहरण है उनके बारे में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज जो संस्कृत के अन्य उपसर्ग हैं। जैसे आपका तीसरा उपसर्ग है अधि। साथियों, अधि का मतलब होता है अधिक या परे, ज्यादा, ऊपर। अधि जो उपसर्ग है साथियों, इसके कई अर्थ निकलते हैं। अधि का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, परे या आपका ऊपर। साथियों, जैसे जब हम संधि की बात करते हैं तो आपका शब्द आता है अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। संधि कौन सी है इसके अंदर? आपकी यण संधि। और उपसर्गों के अंदर ऑलमोस्ट जो संधि वाले शब्द हैं वो एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं, और संधि के जो शब्द होते हैं उन्हें संधि के नियमों के अनुसार ही तोड़ा जाता है और संधि के नियमों का अनुसार ही जोड़ा जाता है। साथियों, अध्यक्ष शब्द किससे बना है? आपका अधि धन अक्ष से। और यण संधि में ई का क्या बनता है? आपका ये बनता है अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। अधि प्लस अयन क्या बन जाएगा? आपका अध्ययन। अधि प्लस आपक क्या बनेगा? आपका अध्यापक। अधि प्लस आय अध्याय। तो इन सभी शब्दों के अंदर आपकी संधि कौन सी है? आपकी यण संधि। और इसकी पहचान के रूप में क्या देख रहे हो? ए आधा ध और आपका ये, ए आधा ध और आपका ये। पहचान के रूप में देख सकते हो आप, जहां आपको क्या दिखाई दे? ए आधा ध और आपका ये। या साथियों, आपको अधि डायरेक्टली भी दिखाई दे सकता है। जैसे आपका शब्द है अधि प्लस नियम, क्या बन जाएगा? आपका अधिनियम। अधि प्लस मास क्या बनेगा? आपका अधिमास। अधि यानी क्या होता है? अधिक। अगर कोई महीना बढ़ जाता है उसे क्या कहा जाता है? आपका अधिमास कहते हैं। और अधि प्लस शेष
क्या बनेगा आपका अधिशेष। अधि प्लस कार अधिकार। तो यहां आपको क्या देख रहे हो, डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है आपको, अधि दिखाई दे रहा है। दूसरी पहचान क्या हो सकती है, अगर आपको डायरेक्ट क्या दिखाई दे, अधि दिखाई दे। तीसरी बात दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे दीर्घ संधि के अंदर अधि प्लस ईस, अधीस किससे बनेगा आपका, अधि प्लस ईस। तो ई प्लस ई क्या बनता है आपका, बड़ा ई बनता है। तो ई प्लस ई क्या बनेगा आपका, बड़ा ई बनेगा, अधीस। अधि प्लस इन क्या बनेगा आपका, अधीन। अधि प्लस इक्सक अधिक्षक। अधि प्लस इक्सक क्या बन जाएगा आपका, अधिक्षक। और अधि प्लस इक्षण क्या बनेगा, अधिक्षण। तो कहने का मतलब है, जहां आपका अधि उपसर्ग है वो तीन कंडीशनों में होगा। या तो अधि बड़ा कब होगा, जब आपका ई प्लस ई आए, अर्थात संधि कौन सी हो आपकी, दीर्घ संधि। या ए आधा ध ये कैसी कंडीशन में होता है, जैसे आपका संधि कौन सी है आपकी, यण संधि। या फिर आपका डायरेक्टली क्या दिखाई देगा आपको, अधि, जहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्टली आपका जुड़ा जाएगा। तो इन तीन परिस्थितियों के अंदर आपका कौन सा उपसर्ग हो सकता है, अधि उपसर्ग हो सकता है। जैसे अधि प्लस तय का, तो जो पर्वत होता है, पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है आपका, अधितय का। और पर्वत के नीचे जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं आपका, उपतय का। तो साथियों आपका नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है, अधि उपसर्ग है। तो क्रम से जो आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनके बारे में एक एक करके क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हमने अभी तक 3 उपसर्ग पढ़ लिए दोस्तों, कौन से आपके, एक तो आपका निर, निस और एक आपका अधि। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट उपसर्ग आपका। जैसे आपका चौथा उपसर्ग है उत। उपसर्ग का नाम क्या दोस्तों, आपका चौथा उपसर्ग है उत। हिंदी के अंदर तो क्या होता है आपका, उत होता है। अगर हम बात करते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत के अंदर क्या होता है आपका, उद होता है। हिंदी में आपका उत होता है और संस्कृत में क्या होता है, उद होता है। वैसे दोस्तों उत और उद दोनों भी मान सकते हैं। संधि किसका नाम है आपका, परिवर्तन का नाम है। और परिवर्तन तय का दय के अंदर होता है और दय का तय के अंदर होता है। और उत का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर। उत का अगर अर्थ की बात करते हैं, ऊपर, ऊंचा, यह आपका क्या होता है, श्रेष्ठ। उत का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है आपका, ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। देखो तय का दय के अंदर कन्वर्जन होता है और दय का तय के अंदर। जैसे संधि में पढ़ते हैं आपका उत प्लस गम, तो यहां तय का क्या बन जाएगा आपका, दय बनेगा। उत प्लस गम क्या बनता है आपका, उद्गम। और अगर ऐसा होता उद प्लस कर्ष, तो तय दय किस में कन्वर्ट होता है आपका, तय के अंदर। तो उद प्लस कर्ष क्या बनता है आपका, उत्कर्ष बनता है। साथियों दय का तय कैसे बनता है, तय का दय कैसे बनता है, यह आपका संधि के नियमों पर डिपेंड करता है कि कैचे टैतव्य के सामने प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा ये लव है और स्वर आने पर पहला अपने ही परिवार का क्या बन जाता है, तीसरा बन जाता है। तो आपको उपसर्ग के लिए संधि के नियमों का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे शब्द हैं वो व्यंजन संधि के अंदर हमने चर्चा की थी। और किसी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले, इससे पहले आप किसका अध्ययन कर सकते हो, संधि का अध्ययन कर सकते हो। तो यहां पर साथियों ये तय था, तय का किस में कन्वर्जन हुआ, दय में।
और दय का कन्वर्जन किस में होता है आपका तय के अंदर। बाकी हिंदी के अंदर कौन सा उपसर्ग मानते हैं, उत मानते हैं, और संस्कृत में क्या मानते हैं आपका उद माना जाता है। जैसे साथियों कुछ शब्द लेते हैं आपके उत्पलस चारण, यहां जो भी उपशब्द आएंगे ना साथियों, जो भी उत से बनते हैं उन सभी शब्दों के अंदर संधि कौन सी होगी आपकी व्यंजन संधि। तो यहां जो भी शब्द लिखते हैं देखो तय है, इसका चय भी बनता है। चय कब बनता है, जब तय के सामने क्या आए, चय आए, तो तय का क्या बन जाएगा आपका चय बन जाएगा। तो उत्पलस चारण उच्चारण, उत्पलस लेख उल्लेख, उत्पलस नति क्या बनेगा आपका उन्नति, उत्पलस नायक उन्नायक, उत्पलस मेष उन्मेष, उत्पलस लास उल्लास। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले उल्लेखित शब्द सही है या फिर आपका उल्लिखित होता है, उल्लेखित होता है या आपका उल्लिखित है। कैलाश के अंदर से कौन सा आता है पहला, या कैलाश के अंदर आपका से कौन सा आएगा तीसरा। साथियों इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, कैलाश में सही कौन सा है और उल्लेखित या उल्लेखित में से सही कौन सा है। एग्जाम के अंदर दोनों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या करें आप रिप्लाई करें। तो कहने का मतलब जहां आपकी व्यंजन संधि होती है वहां आपका उत जहां है तय का न भी बनता है, तय यहां न बन रहा है, च बन रहा है, ले बन रहा है। तो तय है उत का वो कई प्रकार से क्या होता है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू संधि के रूल के अकॉर्डिंग। जैसे आपका शब्द है उत्पलस डयन, क्या बनता है आपका उड्डयन। उत्पलस हरण क्या बनता है आपका उद्धरण। उत्पलस यान उद्यान, उत्पलस योग उद्योग, उत्पलस घृत उद्धृत उद्घृत। किससे बनता है आपका उद्घृत, उत्पलस हरित है के अंदर री है, तय का द बनेगा और है का ध बनेगा। जैसे आपका तत्पलस हित क्या बनता है आपका तदित बन जाता है। तो कहने का मतलब है तय का च भी बनता है, ल भी बनता है, न भी बनता है, द भी बनता है, अकॉर्डिंग टू शब्द आपका बनता है। तो जहां भी आपका उत उपसर्ग है वहां तय का क्या बनेगा आपका अकॉर्डिंग टू संधि के नियमों के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। तो उच्चारण, उल्लेख, उन्नति, उन्नायक, उन्मेष, उल्लास, उड्डयन, आपका उड्डयन, ये सभी शब्द हैं किसके अंदर होता है आपका उक्त के अंदर। साथियों उल्लिखित शब्द है वो सही है, उल्लेखित क्या है आपका गलत। क्यों, उल्लिखित किससे बनता है आपका उत्पलस लिखित, और लिखित शब्द है वो किससे बनता है आपका लिख धातु में कौन सा प्रत्यय है आपका इत प्रत्यय। तो लिख प्लस इत क्या बनता है लिखित, और लेख अलग होता है, आप बना सकते हो उल्लेख, वो सही है क्योंकि वहां शब्द क्या है आपका लेख है। तो उत प्लस लेख क्या बन जाएगा आपका उल्लेख बन जाएगा। और कैलाश के अंदर से कौन सा आता है आपका तीसरे वाला, ये गलत है। देखो दोस्तों एक तो होता है लाश, लाश के अंदर पहला से आता है लाश, ये होता है डेड बॉडी, और एक लाश के अंदर से कौन सा आता है तीसरा, और इस लाश का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जैसे विलास, तो विलास का मतलब क्या होता है आपका प्रसन्नता, आमोद, है ना, उल्लास, विलास, इस प्रकार से बनता है। तो कैलाश एक ऐसा पर्वत है जहां जाने से व्यक्ति को मन की क्या मिलती है आपकी शीतलता मिलती है, उसे क्या कहा जाता है आपका कैलाश। तो साथियों अभी तक हमारे कुल उपसर्ग कितने हो गए आपके 4।
तो हमने अधि और आपका उत, तो जो उपसर्ग है उसके अंदर हमने चर्चा कर ली है किसकी दोस्तों, आपकी निर पढ़ लिया, निस, अधि और आपका उत, इनके बारे में चर्चा कर ली है। आपका नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ेंगे आपका पांचवा कौन सा, अति। नेक्स्ट उपसर्ग का नाम क्या है आपका, अति। साथियों अति है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिक। अति यानी क्या होता है आपका, अधिक, ज्यादा, परे। अति है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, ज्यादा, अधिक या आपका परे। जैसे अति उपसर्ग है वो आपको डायरेक्टली भी दिखाई दे सकता है, जैसे आप कहते हो अति प्लस कर्मण, क्या बन जाएगा आपका, अति कर्मण। किसी के कार्य क्षेत्र पर अधिकार करना क्या कहलाता है आपका, अति कर्मणे कहलाता है। जैसे अति प्लस अतिशय प्लस उक्ति, क्या बन जाएगा आपका, अतिशयोक्ति। तो यहां भी डायरेक्टली क्या है आपका, अति। यहां आपकी गुण संधि है साथियों, अतिशय प्लस क्या होगा आपका, उक्ति। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए उसे क्या कहा जाता है आपका, अतिशयोक्ति कहा जाता है। और अतिशयोक्ति एक अलंकार भी है। जैसे अतिशयोक्ति को आप अत्युक्ति भी कह सकते हो, वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे कहते हैं आपका अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति में ध्यान रखना, से कितना आएगा, पूरा, क्योंकि संशय में से कितना आता है आपका, पूरा आता है। या तो आपको अति पूरा दिखाई देगा, पहचान क्या है, या तो आपको अति है वो डायरेक्टली पूरा दिखाई देगा, या फिर आपका यण संधि वाले ए, आधा, तय और ये किस में आता है आपका, यण संधि में। ये से पहले अर्धाक्षर आए तो वह वो भी आपके इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे अति प्लस युक्ति, अति प्लस उक्ति, संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी, यण संधि। तो अति प्लस उक्ति क्या बन जाएगा आपका, अत्युक्ति। तो अतिशयोक्ति को क्या कहा जाता है आपका, अत्युक्ति कहा जाता है। अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक क्या बन जाएगा आपका, अत्यावश्यक। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत क्या बन जाएगा आपका, अत्यंत। अति प्लस अल्प क्या बनेगा, अत्यल्प। अति प्लस अल्प क्या बनेगा आपका, अत्यल्प बन जाएगा। अति प्लस उत्तम, अति धन उत्तम क्या बनेगा आपका, अत्युत्तम। साथियों इन सभी शब्दों में संधि कौन सी है आपकी, यण संधि। यहां कौन सी है आपकी, यण संधि। या कुछ केस में आपको अति का दिख सकता है, बड़ा भी दिख सकता है। बड़ा अति कब बनता है, जब ई के सामने ई क्या है आपका, आए। तो आपकी संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि। जैसे दोस्तों आपका अति प्लस इत, अतीत, संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी, दीर्घ संधि। अति धन इत क्या बन जाएगा आपका, अतीत। अति प्लस इव क्या बनेगा आपका, अतीव। और अति प्लस इंद्रिय क्या बन जाएगा आपका, अतीन्द्रिय। तो यहां इन अतीत, अति और अतीन्द्रिय इन तीनों के अंदर संधि कौन सी है आपकी, दीर्घ स्वर संधि। तो कहने का मतलब आपका अति में डायरेक्टली ती दिखाई दे सकता है, ए, आधा, तय, या, और या अति में ती क्या हो सकता है, बड़ा। तो उपसर्ग है वो संस्कृत के संधि से लिए गए, संधि के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो यहां आपको कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन इसके पहले आपको संधि के सारे नियम है वो आपको विशेष रूप से क्या रहने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए। तो नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका, अति हो गया।
तो हमने कुल कितने पढ़ लिए आपके 5 पढ़ लिए। कौन कौन से आपके निर, निस, अधि, उत और आपका अति। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका उपसर्ग संख्या 6। छठा उपसर्ग है आपका अभि। अति, अधि और आपका अभि। साथियों अभि का मतलब होता है पास या सामने। अभि उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है या तो आपका पास या आपका सामने। अभि उपसर्ग है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं आपके पास या सामने। साथियों तो एग्जाम के अंदर कभी आपसे उपसर्ग है उनके क्या नहीं पूछे जाते हैं, अर्थ नहीं पूछे जाते। बहुत रेयर केस के अंदर होता है। अभी आपका पॉजिटिव उपसर्ग है, जैसे अभि प्लस योग क्या बनेगा आपका अभियोग। अभि प्लस योग क्या बन जाएगा अभियोग। अभि प्लस करण अभिकरण। यहां कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों, अभि का अभि। जैसे आपके चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, अपसारी चिंतन और आपका अभिसारी चिंतन। तो अभि प्लस सारी क्या बन जाएगा आपका अभिसारी। साथ ही एक वन वर्ड भी है, एक ऐसी नायिका जो दिन में अपने प्रिय से मिलती है। ऐसी नायिका जो दिन में अपने किससे मिलती है, प्रिय से। दिन के अंदर प्रिय से मिलने वाली जो नायिका है उसे क्या कहा जाता है आपका द्विवाभिसारिका। दिन के अंदर अपने प्रिय से मिलने वाली जो नायिका होती है उसे क्या कहा जाता है आपका द्विवाभिसारिका। द्विवाभिसारिका ये वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कि दिन के अंदर अपने प्रिय से मिलने वाली जो नायिका होती है वो क्या कहलाती है आपकी द्विवाभिसारिका। जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां चिंतन के प्रकार आते हैं, एक तो होता है अभिसारी चिंतन और एक क्या होता है आपका अपसारी चिंतन। तो जो क्रिएटिव बालक होते हैं ना, सृजनात्मक वाले, वो क्या होते हैं आपके अपसारी होते हैं। क्या होते हैं अपसारी। तो यहां तो आपका अभि है और वो क्या होता है आपका अपसारी। तो अपसारी में कौन सा है आपका अप उपसर्ग है, कौन सा है अप। तो अप का मतलब क्या होता है आपका बुरा होता है। तो उपयोग, तो उप भी होता है अप भी होता है। जैसे आपका अपमान, कौन सा उपसर्ग है आपका अप। यहां जो उपसर्ग है वो आपका क्या है अप, और यहां कौन सा है आपका अभि। तो जो क्रिएटिव बालक होते हैं ना, सृजनशील प्रतिभाशाली, उसे क्या कहा जाता है आपका अपसारी बालक कहा जाता है। अपसारी चिंतन कह सकते हो, क्रिएटिविटी कह सकते हो। दोस्तों हर जैसे जो सिखाया जाए अगर आप वहां तक सीमित रहते हो तो आपका चिंतन कैसा होता है, आपका अभिसारी चिंतन है। और एक सीखे गए ज्ञान का आप अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग करते हो तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है। जैसे मान लो मैं कहूं आपके सामने ये एक पेन है, इसका उपयोग आप किस किस में करोगे। अगर आप कहोगे सर पेन का उपयोग केवल लिखने के लिए होता है तो आपका अभिसारी चिंतन है। क्या इस पेन के आप और भी उपयोग कर सकते हो, क्या किए जा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपके कान में खुजली हो रही है, आपने पेन का रिफल निकाला और कान को खुजला लिया, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हो। बनाने वाले ने इसका उपयोग कान के लिए किया है क्या, नहीं किया। अगर मान लो आपके पास सीधी रेखा खींचनी है, स्केल नहीं है, तो आप पेन को रखोगे और सीधी रेखा खींच सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे मान लो आपको सीटी बजानी हो तो आप क्या करोगे, पेन का ढक्कन निकाला और क्या बजा सकते हो, आप सीटी बजा सकते हो। तो आपके पास कोई चीज है, आपने जो सीखा है उसका अलग अलग वे के अंदर आप कैसे प्रयोग करते हो, वो क्या कहलाता है, आपका अपसारी कहलाता है। तो अभी है अभियोग, अभिकरण और आपका अभिसारी। जैसे अभि प्लस मान क्या बनेगा, आपका अभिमान। यहां भी क्या है, आपका अभि उपसर्ग है, अभिमान। यहां तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर संधि की बात करते हैं तो अभि प्लस अर्थी क्या बनेगा, आपका अभ्यर्थी। संधि कौन सी दोस्तों इसके अंदर, आपकी अभि प्लस अर्थी।
संधि कौन सी है आपकी? यण संधि। तो अभी प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? अभ्यर्थी। अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत क्या बन जाएगा आपका? अभ्यागत। अभी प्लस उदय, अभ्युदय। अभी प्लस उदय, अभ्युदय। अभी प्लस उत्थान क्या बन जाएगा आपका? अभ्युत्थान। इन सभी शब्दों के अंदर संधि कौन सी है आपकी? यण संधि। अभ्यर्थी, अभ्यागत, अभ्युदय, अभ्युत्थान, यहां क्या देख रहे हो आप? यण संधि देख रहे हो। तो साथियों दूसरी क्या है? या तो आपको अभी डायरेक्टली दिखाई देगा, या आधा भय और ये, या कई बार दीर्घ संधि के अंदर ई क्या होता है? बड़ा। जैसे अभी प्लस इप्सा क्या बन जाएगा आपका? अभिप्सा। संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी? दीर्घ संधि। किससे बनेगा आपका? अभी प्लस इप्सा। संधि क्या है आपकी? दीर्घ संधि। तो ई प्लस ई क्या बन जाएगा आपका? बड़ा ई। और अभी प्लस इष्ट क्या बनता है आपका? अभिष्ट। तो इष्ट है, ध्यान रखना, अभिष्ट में क्या आता है? ई आता है। अभी प्लस इष्ट, तो ई प्लस ई। एक दोस्त तो अभी में बी बड़ा भी आता है, ये अभी तो क्या है आपका? उपसर्ग। और एक अभी में क्या आता है कि मैं अभी आता हूं, तो ये अभी है वो किससे बनता है आपका? अब प्लस ही। यहां कोई संधि नहीं है, केवल आपका ध्वनियों से बनता है। तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ के आधार पर बनाए जाते हैं आपके। अभी किससे बनता है आपका? अब प्लस ही से बनता है। तो ये आपके छठा उपसर्ग हो गया, कौन सा आपका? अभी उपसर्ग हो गया। आगे से चर्चा करते हैं आपकी नेक्स्ट उपसर्ग के बारे में। तो कुल आपके कितने उपसर्ग हो गए? 6। तो नेक्स्ट उपसर्ग है आपका 7वां। सातवां उपसर्ग है। जैसे 7वां उपसर्ग है आपका आ। आ उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तक, पर्यंत या से। आ उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तक, पर्यंत या से। और आ जहां होता है, आ उपसर्ग है, वो किस समास के अंदर आता है आपका? अव्ययी भाव समास में। आ उपसर्ग है, वो किस समास के अंदर आता है आपका? अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। तो जैसे मान लो आ उपसर्ग है आपका, तो ये आपको डायरेक्टली दिखाई देगा, इसके अंदर कोई संधि वाला नहीं है। जहां भी होगा वो आपका आ उपसर्ग होगा, उसके बाद में कोई ना कोई आपको क्या दिया जाएगा? शब्द दिया जाएगा। तो यहां आ उपसर्ग के अंदर संधि वाले शब्द कोई नहीं आते हैं आपके, डायरेक्टली आपको ये अलग से दिखाई देता है। जैसे आपका है आ प्लस जीवन, आजीवन। कौन सा उपसर्ग है इसमें? आ। शब्द क्या है आपका? जीवन, आजीवन। तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या बनता है आपका? जीवन पर्यंत। विग्रह क्या बनता है इसका? आपका जीवन पर्यंत। तो आकार यहां क्या ले रहे हो? आपका पर्यंत ले रहे हो। जैसे आपका शब्द है आमरण, यहां भी कौन सा उपसर्ग है? आ। शब्द क्या है आपका? मरण। तो आमरण का मतलब होगा मरण से, मरण पर्यंत या मरण तक। तो क्या होगा आपका? मृत्यु पर्यंत या आमरण, मरण तक। तो जैसे आपका आजीवन, आजन्म, आपका शब्द क्या है आपका? आजन्म। तो आ उपसर्ग है, जन्म शब्द है, विग्रह क्या बन जाएगा आपका? जन्म से। और यहां क्या बनेगा? आमरण, मरण तक, मरण तक। तो कहने का मतलब है जो आ उपसर्ग है उसका शाब्दिक अर्थ पर्यंत के रूप में आ सकता है, से के रूप में आ सकता है, तक में आ सकता है। और जहां भी आपको क्या दिखाई दे आ उपसर्ग, समास कौन सा करोगे? आपका अविभाव समास करोगे। तो जैसे आपके और भी ले सकते हैं आजीवन, आमरण, आजन्म, आकंठ, आकंठ,
और आतप, आतप। जैसे आपका समास में आता है शब्द एक आपका आजानु बाहु, आजानु बाहु। दोस्तों यहां उपसर्ग कौन सा है? आ। शब्द क्या है? जानू और बाहु। दोस्तों जानू दो प्रकार की होती है। जानू में एक तो नु क्या आता है? छोटा, और एक नु क्या आता है आपका? बड़ा। क्या अंतर है दोनों के अंदर? जानू में नु छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। जैसे आप बोलते ना जानू, इस जानू का मतलब तो होता है घुटना। जानू यानी क्या होता है? घुटना। तो घुटनों से लेकर भुजाओं तक क्या कहलाता है आपका? आजानु बाहु। और ये जानू जानते हो जिसको आप जानते हो, जो आपका जानकार है, वो गाना ना कि तू मेरा जानू है। जानू का मतलब जान जिसको कहते हो आप, है ना। तो जान का मतलब आप नेगेटिव मत लेना। तो जिस व्यक्ति को आप जानते हो पर्सनली, उसे ही क्या कहा जा सकता है? जान कहा जा सकता है। जान का मतलब क्या होता है आपका? जानना। लेकिन आजकल एक फैशन चल गया है ना कि जो गर्लफ्रेंड होती है उसे क्या कहा जाता है? कि तू मेरी जान है। जिसको भी आप जानते हो वो आपकी क्या होती है? जान होती है। वो अलग अलग सोच का दायरा होता है कि आप उस शब्द को किस अर्थ के अंदर लेते हो। जानू का मतलब क्या होता है? जान होता है। और आजानु, एक बार मैंने किसी बच्चे से पूछा, बताओ बच्चों आजानु बाहु है, इसका विग्रह क्या होगा? बच्चा बड़ा ही नटखट था, उसने कहा आजानु बाहों में। दोस्तों इसका विग्रह आजानु बाहों में नहीं होगा। तो जानू से लेकर बाहु तक यानी भुजाओं से लेकर जो घुटने हैं उसे क्या कहा जाता है? आजानु बाहु कहा जाता है। जैसे साथियों आपका शब्द है आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। तो यहां कौन सा उपसर्ग है आपका? आ उपसर्ग है। तो आपाद मस्तक, यहां भी क्या है आपका? आ उपसर्ग है। तो नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा था आपका? आ उपसर्ग है। जैसे तो यह आपका उपसर्ग संख्या क्या हो गया? 7। नेक्स्ट उपसर्ग लेते हैं आपका उपसर्ग संख्या 8। उपसर्ग का नाम क्या है आपका? नी। नी का मतलब होता है विशेष या बिना। ध्यान रखना, नी अपने आप में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दोनों अर्थ आते हैं, विशेष भी आता है और क्या आता है आपका? बिना। इसके पहले हमने पढ़े थे आपके एक तो निर और एक आपका निस। निर और निस। दोस्तों ये दोनों कैसे हैं आपके? नकारात्मक उपसर्ग हैं। कैसे हैं आपके? नकारात्मक। लेकिन नी ऐसा है वो नकारात्मक भी है और आपका क्या है? सकारात्मक उपसर्ग के अंदर भी आता है। जैसे आपका शब्द है नी प्लस डर, निडर। यहां नी का अर्थ होता है नेगेटिव। निडर का मतलब होता है बिना डर के। निडर यानी क्या होता है आपका? बिना डर के या डर रहित। तो नी उपसर्ग है, वो भी आपका चाहे नी हो, निर हो, निस हो, ये किसके अंदर आते हैं? आपके अव्ययीभाव समास के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? आपके अव्ययीभाव, बिना डर के। जैसे आपका शब्द है नियंत्रण। यहां नी का अर्थ विपरीत नहीं है, विशेष यंत्रण से युक्त। तो यहां इसका अर्थ क्या आएगा? पॉजिटिव। नी प्लस यंत्रण क्या बन जाएगा आपका? नियंत्रण बन जाएगा। जैसे नी प्लस बंद क्या बन जाएगा आपका? निबंध बन जाएगा। जैसे आगमन और क्या बन जाएगा आपका? नी प्लस गमन क्या बन जाएगा आपका? निगम। तो यहां पर आपको नी क्या है? डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके एग्जाम में जो आते हैं वो ऑलमोस्ट किसके आएंगे? यण संधि वाले। जैसे नी प्लस आस क्या बनता है? न्यास, यण संधि है। नी प्लस आय क्या बनेगा आपका? न्याय। नी प्लस अस्त न्यस्त। नी प्लस ऊन न्यून। यहां सभी के अंदर यण संधि है। न्यास किससे बनता है आपका? नी प्लस आस। न्याय किससे बनता है आपका? नी धन आय। और न्यस्त बनता है नी प्लस अस्त और न्यून बनता है नी प्लस ऊन से। या आपके क्या आएंगे? यण संधि वाले आ सकते हैं। और साथियों इसके अलावा क्या आ सकते हैं? मैंने आपसे कल कहा था
कि निष्णात जो शब्द है, पूछा था आपसे निष्णात शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है, इसके अंदर कौन सा होगा, नी होगा, निर होगा, निस होगा या आपका नीह होगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, निस दिखाई दे रहा है। हम सोचते हैं यहां कौन सा उपसर्ग है, निस। दोस्तों यहां निस नहीं है, यहां व्यंजन संधि है। नी प्लस स्नात किससे बनेगा आपका, नी प्लस स्नात। एग्जाम की दृष्टि से आपका वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, यहां गलती होने की संभावना सर्वाधिक रहती है, क्योंकि आपने जहां निस पढ़ा है तो आप क्या कर देते हो, निस, लेकिन यहां उपसर्ग कौन सा है आपका, नी, क्योंकि ई के सामने जब आपका दंते से आए, दंते से का क्या बनता है, मूर्धन्य। जैसे हम पढ़ेंगे वी प्लस सम, तो क्या बन जाता है आपका, विषम बनता है। तो ई के सामने दंते से आने पर दंते से का क्या बन गया, मूर्धन्य से। और इस मूर्धन्य से के सामने जब न आए तो न का क्या बनता है आपका, अणे बन जाता है। जैसे आपका पोष प्लस अन, पोषण, तो कई बार क्या होता है, एक से अधिक नियम भी क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो नी प्लस नात क्या बन जाएगा आपका, निष्णात। और एक शब्द आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, निष्ठुर। यहां भी निस नहीं है, नी प्लस स्तुर क्या बन जाएगा आपका, निष्ठुर, व्यंजन संधि है। और एक शब्द आपका निष्ठा, जो किससे बनता है आपका, नी धन स्ता से बनता है। किससे बनता है आपका, नी प्लस स्ता। तो कहने का मतलब निष्णात, निष्ठुर और निष्ठा, इन तीनों के अंदर आपकी ऑलमोस्ट संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। और व्यंजन अगर मान लो ऑप्शन में नहीं आए, आपके सामने विकल्प नहीं बचे और ऑप्शन में नी नहीं दिया जाए, तो विकल्प के अनुसार फिर क्या कर सकते हो आप, निस कर सकते हो। बाकी इनके अंदर दोस्तों नी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पेपर सेटर होता है, बनाने वाला होता है, उनको ध्यान नहीं रहे और गलत प्रिंटिंग हो जाए, तो कई बार क्या होता है, विकल्प हमें देखना पड़ता है। बाकी इन तीनों के अंदर संधि कौन सी है आपकी, व्यंजन संधि है। तो ये आपका कौन सा उपसर्ग है, आपका नी उपसर्ग है। साथियों आगे पढ़ते हैं, आपके अभी तक के कितने उपसर्ग हो गए, आपके 8 उपसर्ग हो गए। अधि, उत, निर, निस, अति, अभी, आ, नी। तो कुल हमने अभी तक आपके 8 उपसर्गों के बारे में क्या कर ली है, आपकी चर्चा कर ली है। कुछ जो और उपसर्ग है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपका उपसर्ग संख्या आपका 9 है। उपसर्ग का नाम क्या है आपका, अव। दोस्तों अव का मतलब क्या होता है, बुरा या हीन, बुरा या हीन। अव उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या हीन। जैसे आप किसी के आदेश को नहीं मानते हो तो क्या कहते हो आपका, अव प्लस मानना। क्या बन जाएगा आपका, अव प्लस मानना। कौन सा उपसर्ग है इसके अंदर आपका, अव। जैसे आप ऐसा कह सकते हो, अव प्लस शेष क्या बन जाएगा आपका, अवशेष बन जाएगा। यहां पे क्या है आपका, अव उपसर्ग है। अव प्लस काश क्या बनेगा आपका, अवकाश बन जाएगा। अव प्लस हेलना, अवहेलना, मना करना। तो यहां भी डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है आपको, अव उपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब डायरेक्टली आपका जो अव है वो आपको दिखाई देता है, या तो अव होगा, या इसके अलावा कई बार संधि वाले शब्द आते हैं एग्जाम के। एग्जाम में लगभग 90% केस में वही आते हैं जो संधि वाले होते हैं। जैसे अव प्लस आप्त दीर्घ संधि है, किससे होता है, अवाप्त का मतलब होता है अधिग्रहण करना। अव प्लस आप्त क्या बन जाएगा आपका, अवाप्त बन जाएगा। तो अव प्लस आप्त क्या बनता है आपका, अवाप्त बन जाता है। और अव प्लस अंतर, अवांतर, यहां भी आपकी क्या है, दीर्घ संधि है। अव प्लस अंतर क्या बन जाएगा आपका, अवांतर बन जाएगा। और तो यहां जब भी आपको डायरेक्टली दिखाई दे या संधि के अंदर आपका दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका अकॉर्डिंग टू संधि के रूल
के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके अंदर स्वीकार करना है। तो यहां आपका जो उपसर्ग है वो कौन सा है, आपका अव उपसर्ग है। जैसे नेक्स्ट उपसर्ग लेते हैं आपका उपसर्ग संख्या 10। तो कुल आपके 9 हो गए। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका उपसर्ग संख्या 10। आपका उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, दुर, और एक होता है आपका दुस, दुर और दुस। साथियों दोनों ही क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। चाहे आपका दुर हो चाहे दुस हो, दोनों कैसे होते हैं, आपके नकारात्मक होते हैं। इसका होता है नहीं, बिना, रहित। इस प्रकार के नकारात्मक अर्थ हैं किसके आएंगे, आपके दुर और दुस के। जहां भी संधि होगी तो चाहे आपका उपसर्ग दुर हो चाहे दुस हो, संधि के अंदर क्या आएगा, आपका दु आएगा। जहां भी आपकी संधि होगी तो विसर्ग संधि के अंदर दुर और दुस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके दुह के अंदर कन्वर्ट होंगे। साथियों जैसे आपका दु है प्लस लब, क्या बनता है आपका दुर्लभ। विसर्ग है, इसका क्या बनेगा, आपका अर्धाक्षर रे बनेगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा, आपका रे। रे कितना है, आधा। तो दु है प्लस लब क्या बनेगा, आपका दुर्लभ। जहां जाना, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे कहते हैं आपका दुर्लभ। और दुर्लभ शब्द है, इसका अपोजिट क्या होता है, आपका सुलभ, जिसको प्राप्त करना क्या हो, आसान हो। और दु है प्लस गम क्या बन जाएगा, आपका दुर्गम। जहां जाना बड़ा कठिन हो उसे क्या कहते हैं, आपका दुर्गम। और दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है, आपका सुगम। और दु है प्लस योधन, दु है धन योधन क्या बन जाएगा, आपका दुर्योधन। और दुर्योधन का अपोजिट क्या होता है, आपका सुयोधन होता है। जैसे दु है प्लस आचार क्या बन जाएगा, आपका दुराचार। और दुराचार शब्द है, इसका अपोजिट क्या होता है, आपका सदाचार। दु है प्लस उपयोग, दुरुपयोग। और दुरुपयोग शब्द है, इसका अपोजिट क्या होगा, आपका सदुपयोग हो गया। और दु है प्लस गम या दु है प्लस दशा क्या बन जाएगा, आपका दुर्दशा बन जाएगा। तो यहां आप क्या देख रहे हो, या तो आपको दु के बाद में क्या दिखाई देगा, आधा रे, या फिर क्या होगा, दुर। इन दोनों कंडीशन के अंदर आपका कौन सा उपसर्ग होता है, दुर उपसर्ग हो सकता है। या जहां संधि के अंदर विसर्ग है, विसर्ग का नियम के अकॉर्डिंग पहला से, दूसरा से और तीसरा से बनता है, किसके अंदर, आपका संधि में। लेकिन उपसर्ग कौन सा स्वीकार करना है, दुस। और से कौन सा आएगा, आपका तीसरा। जैसे दोस्तों आपका शब्द है दु है प्लस शासन, दुशासन। दु है प्लस शासन क्या बन जाएगा, आपका दुशासन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप विसर्ग का क्या रख सकते हो, विसर्ग रख सकते हो। दु है प्लस शासन, दुशासन। और दुशासन का विलोम क्या बन सकता है, आपका सुशासन बन सकता है, जिसका राज कैसा हो, आपका बुरा हो। और वैसे सुशासन शब्द है, इसका अपोजिट क्या होता है, आपका कुशासन। दुष् प्लस शासन, दुशासन। दु है प्लस परिणाम क्या बनेगा, आपका दुष्परिणाम। दु है प्लस परिणाम क्या बनेगा, आपका दुष्परिणाम। और दु है प्लस प्रभाव क्या बनता है, आपका दुष्प्रभाव बनता है। दु है प्लस चिंत क्या बनता है, आपका दुष्चिंत। दु है प्लस कर्म क्या बनेगा, दुष्कर्म। और दु है प्लस साहस क्या बन जाएगा, आपका दुस्साहस। और चाहो तो से के स्थान पर क्या रख सकते हो, विसर्ग भी रख सकते हो। और दु है प्लस सौपन क्या बन जाएगा, आपका दुस्सौपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका दुस्सौपन। देखो उपसर्ग में से कौन सा होता है, तीसरा। लेकिन संधि के अंदर
ये से किस में कन्वर्ट हो सकता है? संधि में क्या बनेगा आपका? विसर्ग बनेगा। और विसर्ग का आपका तालव्य से भी बनता है, दंते से भी बनता है, और क्या बनता है आपका? मूर्धन्य। लेकिन उपसर्ग के अंदर केवल और केवल क्या रहेगा आपका? दंते से रहेगा। यहां देखो क्या बन रहा है? तालव्य से, यहां आपका मूर्धन्य से, यहां आपका क्या है? दंते से। और विसर्ग क्या रह सकता है आपका? विसर्ग का विसर्ग भी रह सकता है। तो ये आपका कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है। तो साथियों हमने कुल आपके 11 उपसर्गों के बारे में क्या कर ली है? आपकी चर्चा कर ली है। कौन कौन से उपसर्ग पढ़ लिए हमने साथियों? जैसे आपका दुर, दुस, इसके अलावा निर, निस और आपका नी। इसके अलावा अपना अति, अधि, अभी, उत। तो कुल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। दूर, दुस, निर, निस, नी, अति, अधि, अभी और आपका उत। इसके अलावा क्या पढ़ लिया हमने? आपके अव और आपका आ। तो इसके अलावा 2 उपसर्ग और पढ़े आपके, कौन कौन से? एक आपका अव और आपका आ। 10वां आपका अव और 11वां आपका क्या है? आ। तो हमने कुल मिलाकर अभी तक आपके 11 उपसर्गों के बारे में चर्चा की है। और साथियों संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? आपकी 22 होती है। तो जो बचे हुए जो उपसर्ग हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हमने दूर, दुस, निर, निस, नी, अति, अधि, अभी, उत, अव और आ, इन सभी उपसर्गों के बारे में आपका विस्तार से चर्चा की है। और किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें? आपका टाइप करें। तो बाकी जो उपसर्ग हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे साथियों? चर्चा करेंगे। अभी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।